आ जाओ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कौन से नए खेल जोड़े गए? चलो भाई इसको समझते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, इसको थोड़ा समझो, तब तक आप लोग आंसर बताओ कौन से नए गेम जोड़े गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 21। ठीक है, देखो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो इस बार हुआ, ये राजस्थान में आयोजित किया गया। कहां पे? राजस्थान में हुआ ये। इसमें जो पहली टॉप किया वो थी आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। तो कह रहा है इसमें कौन से नए गेम जोड़े गए? क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाज, तलवारबाजी, खो खो, बीच वॉलीबॉल और कैनोइंग, स्क्वैश और घुड़सवारी। 21 का बताए सभी लोग? 21 का बी, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या जोड़े गए? खो खो और आपके बीच वॉलीबॉल, ये जोड़े गए। ये राजस्थान में हुआ, टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, इसको याद रखेंगे सभी लोग। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। आयु सम्मत अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसके बारे में पढ़ाया हुआ है पिछले मॉक में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन पे विचार कीजिए। बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालबारी ने इसे कानून की वकालत की थी। बिल्कुल सही बात है, पता नहीं, देखते हैं हम लोग आगे। इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले उग्रवादी दल ने समर्थन किया था। मेरी कक्षा अगर आप लोग देखते होंगे, ठीक है, अगर मेरी कक्षा आप लोग देखते होंगे, इस सवाल को गलत करने की आपकी हिम्मत नहीं हो सकती। ठीक है, बार बार मैंने आपको बताया है इसके बारे में। क्या था ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट? क्या था भाई? ये क्या था? लड़कियों का कंसेंट एज 10 से बढ़ा करके 12 करने की बात कही गई थी। कितनी कही गई थी? 10 से बढ़ा करके इसमें 12 करने की बात कही गई थी। और मैंने आपसे बार बार कहा था बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसका विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। तिलक साहब कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे। अगर पूछे कि कौन कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहा, तो यही तिलक साहब। कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। 1916 के आसपास ये मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, अच्छा गीता रहस्य और इन्हीं किताब है क्या? जरा बताना सर्च करके, गीता रहस्य किताब इन्हीं की है क्या? कोई मुझे कमेंट करके बताए, गीता रहस्य किताब इन्हीं की है क्या? कमेंट करके बताना जरा। चलो, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन एक सही है इसमें, केवल ऑप्शन एक सही है, ये याद रखना। ठीक है, एक ऐसे ही आया था नेटिव मैरिज एक्ट, इसने भी लड़कियों की शादी वादी की उम्र बढ़ाने की बात कही थी। नॉर्थ ब्रुक के समय आया था 1882 में, सॉरी 1872 में। ठीक है, चलो इनी बेसेंट गितरस, हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, तो ये बात याद रखें सभी लोग। अच्छा शारदा एक्ट कब आया था, कोई बताएगा क्या? शारदा एक्ट कब आया था? ये भी जो है शादी ब्याह से संबंधित था भाई। चलो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गीता रहस्य इन्हीं किताब है, बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे भाई सभी लोग। चलें अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपना। कह रहा है कि 1918 में यूनाइटेड प्रोविंशियल किसान सभा का गठन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। ठीक है, एक कंफ्यूजन आप सभी का दूर करता हूं। देखो कई सारे किसान सभा संगठन बने, इसको एग्जाम में कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि 1929 में, अच्छा शारदा एक्ट आया था आपका 1929 में, लिख लेना भाई, शारदा एक्ट 1929 में आता है। चलो देखो, एक मैं आपको यहाँ पे कई सारे जो है किसान संगठन, किसान सभा कई सारे बने हैं, उनके नाम लिखता हूं। एक तो है आपका अवध किसान सभा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, अवध किसान सभा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेना। एक होता है आपका यूपी किसान सभा, एक होता है बिहार किसान सभा। ठीक है, सब याद कर लेते हैं यहीं पे, समझ के बारी बारी से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब आपके प्रश्न में यही यूपी वाला पूछा हुआ है, हम लोग तीनों पढ़ लेंगे यहीं पे। देखो अवध किसान सभा की बात करें तो याद रखना इसकी स्थापना 1920 में प्रतापगढ़ में होती है। इसकी अवध किसान की सभा 1920 यूपी के प्रतापगढ़ में होती है। कहां पे? प्रतापगढ़। और इससे जुड़े थे आपके बाबा रामचंद्र। कौन जुड़े थे इससे? बाबा रामचंद्र इससे जुड़े हुए थे, ये याद रखेंगे।
कौन जुड़े थे इससे? बाबा रामचंद्र। एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। ये जुड़े थे अवध किसान सभा से। अब आता है यूपी किसान सभा, जो आपसे पूछ रखा है। इसकी स्थापना हम लोग करते हैं 1918 में लखनऊ में। कहां में? लखनऊ में करते हैं यूपी किसान सभा की। इससे जुड़े होते हैं आपके इंद्र नारायण द्विवेदी, ये वाले ऑप्शन, गौरी शंकर मिश्रा जी, मदन मोहन मालवीय जी। कौन कौन से यहां पे लिख लेना। एक तो आपके इंद्र नारायण जी, गौरी शंकर जी, और अगले होते हैं आपके मदन मोहन मालवीय। ठीक है भाई। बिहार किसान सभा, इसके अलावा एक और होता है अखिल भारतीय किसान सभा। क्या? ऑल इंडिया अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी लिख लेना, अखिल भारतीय किसान सभा। जितना यहां पे लिखा है सब आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे बिहार किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसको स्थापना करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, तो इसको याद रखेंगे सारी बातें। ठीक है। बाद में अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जो उसका पहला बैठक होता है, इसके पहले जो होते हैं अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहले अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय किसान सभा के। ऑल इंडिया किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष, पहले चेयरमैन, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो होते हैं स्वामी सहजानंद। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? यूनाइटेड प्रोग्राम यानी कि यूपी किसान सभा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अगर अवध पूछता तो बाबा रामचंद्र, ऑल इंडिया किसान सभा पूछता या बिहार किसान सभा पूछता तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इनका बातें में याद रखेंगे भाई सभी लोग। ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न चलते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आ जाओ अगला प्रश्न। विच ऑफ फॉलोइंग इवेंट वाज लास्ट इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर? फटाफट करो आप, 4-5 प्रश्न इसको खत्म करते हैं। बताओ होम रूल आंदोलन कब होता है भाई? 1916 में। खिलाफत आंदोलन कब होता है? जरा कमेंट करके बताओ। 1919 के लास्ट में होता है ना ये। जालियांवाला बाग कब होता है? 1919 अप्रैल में। और मोपला विद्रोह ये तो 1921 में होता है केरल में। ठीक है, चलो ये खिलाफत आंदोलन मुझे लग रहा है कि लास्ट में होता है 1919 के लास्ट में, अक्टूबर नवंबर के बाद। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में कौन कौन था भैया? खिलाफत आंदोलन में आपके ये शौकत अली साहब थे, मोहम्मद अली शौकत अली साहब थे। ठीक है, और आपके ये जलियांवाला बाग किसके लिए था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की जो गिरफ्तारी के विरोध में ये चल रहा था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने बताओ अपने सर की उपाधि त्याग दी थी? सर का जो टाइटल था उसको त्याग दिया था। ठीक है, आपको पता होगा सर शंकर नारायण थे। शंकर नायर साहब थे, ये वायसराय के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे देते हैं। कब? जालियांवाला बाग केस के बाद शंकर नायर ने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दिया था और सर का जो टाइटल त्याग किया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है भाई, तो इसमें लगा लो कौन सा लास्ट में होता है? ऑब्वियस सी बात है, मोपला 1921 में विद्रोह होता है केरल में, यही एकदम लास्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी सब सारे इवेंट जो हैं आपके मैंने बता दिया डेट। पंचायती राज का क्या प्रदान करती है? चलो पंचायती राज के बारे में सब 1 मिनट के अंदर सुन लो। 10 बार बताया है, बार बार सुनोगे तो याद हो जाता है। पंचायती राज मैंने बताया है कि बलवंत राय मेहता, BR बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977 और LM सिंह भी 1986। इन सभी कमेटियों के सुझाव पे हम लोग पंचायती राज बनाते हैं और इसको संवैधानिक दर्जा हम लोग देते हैं LM सिंघवी कमेटी के सुझाव। अगर पूछे कि इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा किसके बेसिस पे देते हैं तो LM सिंघवी। बाद में हम लोग लाते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें इसको हम लोग देते हैं संवैधानिक दर्जा। ठीक है, यानी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो होती है इसको जो है पोस्ट मिल जाती है PRI को। इसको हम लोग बात करते हैं संविधान के पार्ट 9 में
और शेड्यूल जो है क्या होता है आपका 11, पार्ट 9 शेड्यूल 11। इसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं। कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। ये क्या करती है? ग्रामीण स्थानीय लेवल पर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल। ठीक है भाई, चलो 25 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या करती है? आपका स्थानीय स्तर पर क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने का काम करती है। ये बातें याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो, मालपूछा डैम किस पे है? भारत पूछा माल बताओ, मालपूछा डैम किस पे है? चलो बताओ, फिर से रिवाइड कर लो यहां पे। ठीक है, माता टीला किस पे है? माता टीला किस पे है भैया बताना जरा। ठीक है, मालन पूजा किस पे है नदी? बताओ फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 26, ये केरल राज्य में है, याद करना, ये सब बताया हुआ है। केरल राज्य में है। 26 का बी। 26 पे आ जाओ, 26 पे, 26 पे आ जाओ। मालम पूजा किस पे है? चलो, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। 26 का ये होमवर्क है। चलो आ जाओ, अगले प्रश्न पे आ जाओ। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? बताओ कौन सी इसमें गलत है, आपसे ये बताना है। 12, 35, 24, 25, 21, 58 या 4235, कौन सा गलत है? बताओ भैया फटाक से बताओ। 27 पे आ जाओ। माता टीला आपका बेतवा पे है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सब पॉलिटिकल क्लास भी होती है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस की क्लास रात को 9 बजे HN एग्जाम्स पे होती है भाई। 26 का डी। 26 कौन सा इसमें से गलत है? देखो भाई, इसमें से ये वाला गलत है। ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, बाकी सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका 3, 1, 5, 8 ये वाला। बाकी सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, वो वाला 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक बार देख लेना। चलो, या कोई और लॉजिक लगे लगा लेना इसको। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपके लिए होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन टर्म ऑफ फॉलोइंग। बताओ, साउंड की अगर आपको लाउडनेस नापती हो, ध्वनि की प्रबलता नापनी हो, तो कैसे नापोगे? ध्वनि की प्रबलता नापो किस? अच्छा, आपको पता है साउंड की जो पिच होती है ना, साउंड की पिच ये बताती है कोई साउंड कितनी तीखी और कितनी मीठी है। अगर पूछे कि कोई साउंड आपको तीखी लग रही, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, किसी का गाना जैसे आपकी उनकी आवाज जब आती हो कि वाह वाह बाबू क्या बढ़िया आवाज है आप, और वही तुम्हारी आवाज तो घर में निकलती हो कि मम्मी चप्पल लेकर दौड़ाती होंगी, तो वो तुम्हारे पिच से निर्धारण किया जाता है कि किसी की आवाज कितनी मधुर है, कितनी तीखी है। तो भैया जान लेना, अगर किसी की मधुरता, किसी की आवाज देखनी हो तो उसकी पिच देखना। अगर किसी की लाउडनेस देखनी हो तो आपको क्या देखना है? आयाम, वेग, तरंग, क्या देखना है? फटाक से बता दो। आवृत्ति। 28 का बी। ठीक है, एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, चलो, तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो एम्पलीट्यूड से मापी जाती है। इसको याद रखेंगे सभी लोग। ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो एम्पलीट्यूड से मापी जाती है, आयाम से मापी जाती है, पिच से मापी जाती है कि ध्वनि कितनी मीठी है और कितनी तीखी है। चले आंसर आते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा ए बी से लंबा है। ए जो है, ये रीजनिंग है भाई। ए जो है बी से लंबा है, लेकिन सी जितना लंबा नहीं है। ठीक है, सी जितना लंबा नहीं, एक मतलब सी से छोटा ही हो गई है। ठीक, सी गई है। डी ई से लंबा है। डी जो है आपका ई से लंबा है, लेकिन बी जितना लंबा नहीं है, मतलब बी से छोटा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन डी, उनमें से सबसे लंबा कौन है? सी। सी हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्रश्न? 29 में लगाओ आप लोग जरा। ठीक है, सही है भाई। तो सी ए बी डी ई ये क्रम हो जाएगा, उस हिसाब से देख लोगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। Which of following enzymes convert protein into amino एसिड? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन सी एंजाइम बदलती है? पेप्सिन, लैक्टोज, यूरियाज या जाइमेज? ठीक है, बताओ। अच्छा बताओ, दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है भाई? दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? बी। 29 का बी। दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? कमेंट करके बताओ। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में? प्रश्न संख्या 30 को। ठीक है भाई, चलो देखो, पेप्सिन इसको कन्वर्ट करता है, ये आपके स्टमक में निकलता है पेप्सिन, यही आपके प्रोटीन को एमिनो एसिड में जो है कन्वर्ट कर देता है। इसको याद रखेंगे, 30 का ए सही हो जाएगा। अब आपको बताना है दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है?
लैक्टिक। ठीक है, चलो बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रश्न समाप्त हो गए। अब आपको कमेंट करके जरूर लिखना है